एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एजुकेशन एकेडमी। यहाँ पर आप लोग अभी फ़िलहाल सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आसान से टॉपिक्स हैं, ज़्यादा सरदर्दी वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इसको बस जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियोज़ को यार अपने फ्रेंड्स के बीच में। चलो चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का पहले मतलब समझ लो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब होता है वो फैक्टर्स जिनकी वजह से किसी भी कमोडिटी की सप्लाई के ऊपर असर पड़ता है। अब अगर आप लोगों को सप्लाई का मीनिंग नहीं पता है ना, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर नंबर 15 आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जा करके भी देख सकते हैं। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है वो फैक्टर्स जिनकी वजह से किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई है वो इफ़ेक्टेड होती है, यानी कि घटती है या बढ़ती है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई होगी डिपेंड करती है उसकी सप्लाई उसी कमोडिटी की प्राइस के ऊपर। अगर मार्केट में किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत कम हो जाती है तो उसकी सप्लाई भी फिर बहुत कम हो जाती है या फिर कभी कभी नहीं भी रह जाती। जैसे आप लोगों ने कभी न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि किसान अपने टमाटर को फेंक रहे हैं या सड़कों के ऊपर दूध बहा दे रहे हैं। वजह क्या है? उनको अपनी फसल के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इस सही दाम न मिल पाने की वजह से वो गुस्सा करके, ये तो खैर एक गुस्साने वाला एक्ट हो गया, बट रियलिटी इसमें एक ये भी है कि अगर टमाटर वगैरह हो गए बहुत हद से ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे मार्केट में, तो होगा ये कि ट्रांसपोर्ट करने का पैसा या कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। भाई सामान ये सब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं, तो सामान जिस कीमत पर बिकता है उसी कीमत में उसके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी तो शामिल रहते हैं। अगर सामान के बिकने की कीमत बहुत कम हो जाए कि इतनी कम कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस भी ना निकले, नॉर्मल प्रॉफिट भी ना हो पाए प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर इस सिचुएशन में सामान को प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो ये तो खैर एक एक्सट्रीम लेवल की बात हो गई। बहुत नॉर्मल लेवल की अगर बात करी जाए तो वो कमोडिटीज़ जिनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं उनकी सप्लाई भी ज़्यादा होती है। या और आसान शब्दों में कह लें, अगर कमोडिटी की किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी उस कमोडिटी की बढ़ जाएगी, और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस घट जाएगी तो उस कमोडिटी की सप्लाई भी घट जाएगी। इसके पीछे से सपोज़ कर लो आप लोग दो चीज़ बना रहे हो, आपकी एक कंपनी है और आप दो चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एक है टी, दूसरी है कॉफ़ी। अब टी और कॉफ़ी बनाने के लिए तकरीबन सेम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, वो मटेरियल अलग अलग होता है बट बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट वैसे ही सेम रहती है। तो अब सपोज़ कर लो कि आप टी और कॉफ़ी में से कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा महंगी बिक रही है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। कॉफ़ी की प्राइस मार्केट में बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है कॉफ़ी की, इसलिए प्राइस बढ़ गई है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कॉफ़ी में ज़्यादा है। तो एज ए प्रोड्यूसर आप क्या करोगे? आप अपने रिसोर्सेज को टी को प्रोड्यूस करने की बजाय आप उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कॉफ़ी को प्रोड्यूस करोगे। इसलिए प्रोड्यूस करोगे बिकॉज कॉफ़ी में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा है। तो अब आप क्या करेंगे? कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने के रिस्पॉन्स में कॉफ़ी की सप्लाई को बढ़ा देंगे। सिमिलरली अपोजिट एक्ट हो जाएगा अगर कॉफ़ी की प्राइस घट जाती है। अब अगर कॉफ़ी की प्राइस घट गई और टी की प्राइस उतने की उतनी ही है, अब क्या हो रहा है? आपको टी में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। तो आप क्या करेंगे? कॉफ़ी का प्रोडक्शन और कम करके अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप करेंगे फिर टी को प्रोड्यूस करने में। क्यों? क्योंकि टी में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। यही प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना, वो किसी भी कमोडिटी की प्राइस से इफेक्टेड होता है। इसीलिए प्राइस के बढ़ने पर सब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है एंड रिस्पॉन्स में सप्लाई बढ़ जाती है, एंड प्राइस के घटने पर प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है एंड रिस्पॉन्स में सप्लाई भी घट जाती है। तो ये हो गया हमारा पहला डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये किस प्रकार से इफेक्ट करता है आप लोगों ने देख लिया। एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। ओके, चलो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है गोल ऑफ द फर्म। किसी भी कमोडिटी की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो कंपनी जो अपने गुड्स को बेच रही है, मार्केट में ऑफर फॉर सेल कर रही है, सप्लाई कर रही है, उस कंपनी के अपने भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी कमोडिटी की सप्लाई जो होती है ना वो डिपेंड करती है। अब जैसे कोई नई कंपनी है जो मार्केट में बस जस्ट एंटर करी है,
तो अब वो नई कंपनी जो होगी ना, वो नई कंपनी सोचेगी, चलो तो गोल ऑफ द फर्म में यार सॉरी वो बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। गोल ऑफ द फर्म जो होता है वो उसमें अब कोई नई कंपनी है तो नई कंपनी चाहेगी कि हमारी सेल मैक्सिमाइज़ हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम बेचें। तो अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन का प्रॉफिट है ना, तो एग्जिस्टिंग प्राइस पर भी फर्म जो है ना वो सप्लाई उतनी ही रखेगी या इवन ज़्यादा भी कर सकती है। जैसे सपोज़ कर लो कि वेफर्स की कंपनी में कुछ कंपनीज़ का नाम ले लेते हैं, जैसे गोपाल की कंपनी हो गई, हल्दीराम हो गई, बालाजी हो गई, बिकानो हो गई। ये 3-4 कंपनीज़ हैं जो वेफर्स को प्रोड्यूस करती हैं, नमकीन, दालमोट, सेव, बिस्किट, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। अब अगर कोई कंपनी अपने सेल्स मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ है तो अब वो कंपनी क्या करेगी ना, मार्केट में वेफर्स की प्राइस मान लेते हैं कि 50 रुपये है, सपोज़ कर लो। अब इस 50 रुपये की प्राइस पर सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वाली जो कंपनी होगी वो इसी एग्जिस्टिंग प्राइस पर भी अपनी सप्लाई को ज़्यादा रखेगी। समझ रहे हो, ज़्यादा इसलिए रखेगी क्योंकि उनका मकसद ही है ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, मार्केट को कैप्चर करना। तो इस सिचुएशन में वो कंपनी, जैसे हमने 3-4 कंपनीज़ का नाम लिया, वो कंपनी जिनका मकसद होगा अपनी सेल्स को बढ़ाना, वो एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही अपनी सप्लाई को ज़्यादा रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर उनमें से कोई कंपनी ऐसी है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है और वो कह रही है कि भाई हम मार्केट में बहुत पुराने प्लेयर हैं और हमको तो प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसी कंपनी अपनी सप्लाई को तब बढ़ाएगी जब उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। और प्रॉफिट मार्जिन कब बढ़ेगा, जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज एग्जिस्टिंग प्राइस पर भी सप्लाई को ज़्यादा रखेंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनीज तो प्राइस के बढ़ने पर ही सप्लाई को बढ़ाएंगी। तो ये हो गया गोल ऑफ द फर्म। तो गोल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सप्लाई मार्केट में कितनी होगी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इनपुट प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा देख लो, इनपुट प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इनपुट प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है ये तुम लोग जानते ही होगे, ठीक है। और प्राइस का, इनपुट प्राइस का और सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइसेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट प्राइस। इफ द इनपुट प्राइस डिक्रीजेज, cost of production also decreases, and with a decrease in the cost of production, profit margin increases. Accordingly, more of the commodity is supplied at its existing price. And इसी का opposite कर लिया जाए, if the input price increases, cost of production also increases and profit margin decreases. Accordingly, supply of the commodity decreases at the existing rate. ये तो हो गया इंग्लिश में, ठीक है। आप लोगों के लिखने के लिए अगर किसी को भाई लिखना है तो आप लोग इसको पॉज करके पूरी वॉइस ओवर को सुन सकते हैं और फिर उसको कॉपी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट प्राइस घटती है तो इनपुट प्राइस के घटने पर प्रॉफिट मार्जिन जो है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनपुट प्राइस से घटने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सप्लाई एग्जिस्टिंग प्राइस पर बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। और इसका अपोजिट कर लिया जाए, अगर इनपुट प्राइस इंक्रीज़ करती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। तो एग्जिस्टिंग प्राइस पर कम कमोडिटी की सप्लाई करी जाएगी। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से आप लोग समझ लो यार, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, सपोज कर लो ये प्राइस, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। ये प्राइस यानी कि जिस प्राइस पर सामान मार्केट में बिकेगा, ये हो गया इनपुट प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट का मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग शो करेंगे इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है सप्लाई के ऊपर, इफ़ेक्ट ऑन सप्लाई, ये इसका मतलब सप्लाई। सपोज कर लेते हैं प्राइस है कमोडिटी की ₹10 एंड इनपुट प्राइस इज ₹6, ओके। अब इस सिचुएशन में बताओ 10 रुपये का सामान बिक रहा है और 6 रुपये का बन रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है यहाँ पर ₹4। यहाँ पर अभी सप्लाई पे कोई इफेक्ट हम लोग नहीं लेंगे। सप्लाई पर इफेक्ट हम लोगों को देखना है कि इनपुट प्राइस के चेंज होने पर कितना होता है। अब एग्जिस्टिंग प्राइस है, प्राइस तो एग्जिस्ट कर रही है ₹10, उसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
मान लेते हैं कि इनपुट प्राइस ₹6 से घटी और घटकर हो गई ₹5। अब बताओ यार, ₹5 इनपुट प्राइस होने पर प्रॉफिट यहाँ कितना हो गया? ₹5। यहाँ प्रॉफिट भी ₹5 हो गया। ठीक है, अब देखो प्राइस मार्केट में जो बिक रही है सामान, वो प्राइस तो सेम है, मगर उसके बावजूद इनपुट प्राइस के घटने पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो इफेक्ट ऑन सप्लाई क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या जाना कि इनपुट प्राइस के घटने पर सप्लाई बढ़ जाती है। ये एक बात हम लोगों ने जान लिया। अब दूसरी चीज़ ले लेते हैं, प्राइस ₹10 उतनी ही है। इनपुट प्राइस मानते हैं कि ₹6 जो पहले थी उससे बढ़कर हो गई ₹8। अब बताओ यार प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? प्रॉफिट हो गया, अब सिचुएशन ₹10 का बिक रहा है, ₹8 का बन रहा है, तो प्रॉफिट हो गया ₹2। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? ₹4। अब कितना हो गया? प्रॉफिट घट के ₹2। ये प्रॉफिट क्यों घटा? बिकॉज इनपुट प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने पर प्रॉफिट मार्जिन घट गया और इसके रिस्पॉन्स में उस कमोडिटी की सप्लाई भी घट जाएगी। तो हम लोगों ने दो बात देखा, इनपुट प्राइस के घटने पर सप्लाई बढ़ जाती है और अगर यही इनपुट प्राइस हम लोगों की बढ़ जाए तो सप्लाई जो है वो घट जाती है। ठीक, तो आई होप कि तुम लोगों को ये इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी और साफ दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, या एक एग्जांपल भी ले लो। अगर टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है दोनों को। ठीक है, अब अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज कर जाती है देन सप्लाई ऑफ टी डिक्रीजेज, बिकॉज नाउ द प्रोड्यूसर विल प्रेफर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कॉफ़ी एंड लेस ऑफ टी एज प्रॉफिट मार्जिन विल बी मोर इन कॉफ़ी। क्या कहा जाता है? ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्राइसेज ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। ठीक है, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, सप्लाई के केस में रिलेटेड गुड्स में हम लोग स्पेशल केस देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्राइसेज ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्राइसेज ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ स्पेशली सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ होता क्या है, अगर मान लीजिए कि दो गुड्स सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है, तो अगर एक की प्राइस बढ़ जाएगी तो जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी सप्लाई जो है वो घट जाएगी। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट, सपोज कर लेते हैं दो गुड्स हैं एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर एक्स की प्राइस बढ़ गई, मान लेते हैं एक्स एंड वाई ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ओके, तो अगर एक्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो रिस्पॉन्स में वाई की जो सप्लाई है वो घट जाएगी। इसको हम लोग जरा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं टी एंड कॉफ़ी, ये दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब एक प्रोड्यूसर जो है वो टी भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो कॉफ़ी को भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्राइस पर। अब अगर हम लोग देखें कि प्राइस ऑफ टी बढ़ जाएगी तो इस सिचुएशन में जो सप्लाई है कॉफ़ी की वो घट जाएगी। हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल में उल्टा था, तुम लोग कन्फ्यूज मत होना यार, यहाँ की बात यहीं पे रखना। टी और कॉफ़ी को हम लोग देख रहे हैं ना, टी की प्राइस बढ़ गई तो रिस्पॉन्स में कॉफ़ी की सप्लाई घट जाएगी। क्यों हो रहा है? जब टी की प्राइस बढ़ेगी तो टी में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट मार्जिन टी में ज़्यादा होगा तो प्रोड्यूसर ने देखा यार हम टी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कॉफ़ी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अपने जिन रिसोर्सेज को कॉफ़ी पर लगा करके हम कम प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को हम लोग क्या करें, टी पर लगा दें। तो उससे क्या होगा, हम लोगों का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अपने रिसोर्सेज जो वो कॉफ़ी में यूज़ कर रहा था पहले, अभी वो उठा करके टी में यूज़ करने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस बढ़े हुए प्रॉफिट की वजह से टी की सप्लाई तो बढ़ जाएगी, बट सप्लाई ऑफ कॉफ़ी पे क्या असर पड़ेगा, सप्लाई ऑफ कॉफ़ी विल डिक्रीज। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट हैं तो एक की प्राइस बढ़ने पर दूसरे की सप्लाई जो है वो घट जाएगी, और यही वाइसे वर्सा होगी सिचुएशन अगर एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। तो अगर एक्स की प्राइस बढ़ने की बजाय घट जाती है तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करेगा ना, वो एक्स का प्रोडक्शन करना छोड़ करके वाई की तरफ चला जाएगा, तो वाई की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हम लोगों का 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट हम लोग लेकर के चलते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये बड़ा आसान पॉइंट है यार, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर सप्लाई डिपेंड करती है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो टेक्निक है वो ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है, तो उस चीज़ की सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और अगर जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की टेक्निक अच्छी नहीं है तो उस चीज़ की सप्लाई भी कम होगी। तो एनी इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड दस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड सप्लाई। सपोज करो हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे थे पुरानी टेक्नोलॉजी से, नई टेक्नोलॉजी को हम लोग लेकर आए, तो नई टेक्नोलॉजी को लेकर आने की वजह से जो हमारी कॉस्ट है चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, वो कॉस्ट जो है वो घट गई। कॉस्ट के घटने के रिस्पॉन्स में प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की वजह से हम लोग अपनी सप्लाई को भी बढ़ा देंगे। तो एनी इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड सप्लाई। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। एक 6th वाला पॉइंट और है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। चाहो तो पढ़ लो, चाहो तो ना भी पढ़ना, इसको स्किप भी कर सकते हो, बट हम फिर भी बता देते हैं। देखो, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, इसमें ज़्यादा बातें करने से बेहतर है तुमको सीधे हम एग्जाम्पल दे करके समझा दें। सपोज़ कर लो कि आप किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल कर रहे हैं। सपोज़ कर लें कि हम मोबाइल फ़ोन को सेल कर रहे हैं, आपकी कंपनी है मोबाइल फ़ोन बेचने की, ठीक है। आपकी कंपनी भी नहीं, बल्कि आप मोबाइल फ़ोन खाली मंगा करके बेचते हैं। अब आपको ये पता है कि यार कोरोना वायरस चल रहा है, और इस कोरोना की वजह से चाइना से सामान आने में आइटम की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और रिस्पॉन्स में जो प्राइसेस हैं फ्यूचर में हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगी। मगर ये जो प्राइसेस बढ़ेंगी, ये कब बढ़ेंगी? ये फ्यूचर में बढ़ेंगी। तो आप क्या करेंगे? आप आज की डेट में अपना सारा मोबाइल फ़ोन जितना आपके पास स्टॉक है आप सब सप्लाई कर देंगे, सेल करने के लिए ऑफ़र कर देंगे, या फिर अभी आप अपनी सप्लाई को कम रखेंगे और सोचेंगे फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेगी तब हम बेचेंगे? जाहिर सी बात है, आप इंतज़ार करेंगे कि जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए तब हम अपने सामान को बेचें। तो प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन तो फ्यूचर में है, मगर इस एक्सपेक्टेशन की वजह से प्रेजेंट में सप्लाई जो होगी आपकी वो कम हो जाएगी, प्रेजेंट में सप्लाई आपकी घट जाएगी। तो अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है तो प्रेजेंट में वो सप्लाई को घटा देगा। कन्वर्स ले लो सिचुएशन, अगर प्रोड्यूसर को ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस घट जाएगी, कोई सामान सस्ता हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? आज प्रेजेंट में सप्लाई को बढ़ा देगा। सोचेगा यार घटी हुई प्राइस पर बेचो, उससे अच्छा है कि आज एग्जिस्टिंग प्राइस पर बेच के थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन कमा लें, अच्छा, नहीं तो कल को सस्ता हो जाएगा सामान और तो हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो ये बात है कि प्राइस के बढ़ने पर अगर फ्यूचर में प्रोड्यूसर को लगता है, सप्लायर को लगता है प्राइस बढ़ेगी, तो प्रेजेंट में सप्लाई को वो आज घटा देगा ताकि वो फ्यूचर में मुनाफा कमा सके। और अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो वो प्रेजेंट में सप्लाई को बढ़ा देगा ताकि वो आज जो है वो मुनाफा कमा ले और अपने स्टॉक को निकाल दे, ताकि कोई भी सामान उसके पास बचा ना रह जाए ऐसा जिसको वो फ्यूचर में उसे सस्ते या कम दामों पर बेचना पड़े। तो ये 6 पॉइंट्स थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई के। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, बस यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसको। अगला टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाना है अब हमें लॉ ऑफ सप्लाई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई पे। ओके, थैंक यू सो मच।